hello everybody. The accounting standard that we are doing today is AS 20. नाम है अर्निंग्स पर शेयर. अर्निंग पर शेयर आइडिया होगा आप लोगों को. इस पर्टिकुलर नाम का EPS बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में. सारा ही कंपनी अर्निंग पर शेयर निकालता है, अपने रिपोर्ट्स वगैरह में प्रेजेंट करता है. तो ये मतलब AS 20 हम लोगों को पढ़ाएगा, या हम लोग AS 20 में पढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूट के हिसाब से एक कंपनी को जब अपना अर्निंग पर शेयर निकालना होता है तो कैसे कैसे करके वो निकालेगा, निकाल करके वो EPS को कहाँ पे दिखलाएगा, ये सब कुछ हम लोगों को AS 20 में सीखने मिलेगा. ओके, सो पहला बात कि कितने तरह के EPS होते हैं. द आंसर इज बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर. 2 EPS होता है और दोनों ही EPS को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है. अर्निंग पर शेयर का सिंपल सा मतलब है अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. ये बेसिक आइडिया है. अर्निंग मतलब कंपनी का अर्निंग और नंबर ऑफ शेयर मतलब कंपनी का जो टोटल इशूड नंबर ऑफ शेयर्स होता है वो वाला बेसिक आइडिया. बाकी जो एग्जैक्ट AS 20 जितना स्पेसिफिकली और जितना डिटेल्स के साथ हम लोगों को कैलकुलेट करने बोलेगा वो हम लोग करेंगे. बट EPS इज अर्निंग बाय नंबर ऑफ शेयर्स. सो 2 तरह का EPS होता है. EPS बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS. दोनों बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS को फेस ऑफ द P&L पे दिखाना है. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहां पे कंप्लीट हो जाता है उसी पेज में जहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट आइटम के रूप में लिख देते हो उसके नीचे बेसिक EPS 7 रुपीज, डाइल्यूटेड EPS 4.9 रुपीज. ठीक है, तो दोनों बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS को इक्वल प्रोमिनेंस के साथ, इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ, किसी का भी फॉन्ट साइज बड़ा और छोटा नहीं होना चाहिए, इक्वल प्रोमिनेंस के साथ दिखाना है. सो द आइडिया इज कहां दिखाना है आपको पता चल गया. अब खाली ये कहना है मेरा कि कैसे कैलकुलेट करें. P&L के फेस पे दिखाना है, पैट के नीचे, वो क्लियर हो गया. निकालेंगे कैसे? तो पहले लेवल पे हम लोग बेसिक EPS को निकालने का तरीका सीखेंगे. द आंसर इज बेसिक EPS का फॉर्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. ये मैंने शॉर्ट में पफेस लिखा है और ये मैंने शॉर्ट में वानोस लिखा है. बार बार प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलने में वक्त लगता है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बोलने में वक्त लगता है, तो मैं पफेस और वानोस करके बोलूंगा, आपको जल्दी से इजीली समझ में आ जाएगा. तो पफेस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलेगा और वानोस कंपनी की बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल का डिटेल्स है वहां से निकलेगा. ओके, सो लेट मी प्रोसीड. ये बेसिक अर्निंग पर शेयर है. डाइल्यूटेड EPS जब बेसिक EPS कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सीखेंगे. तो बी में हम लोग पढ़ रहे हैं कि पफेस कैसे निकाला जाएगा. प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है. ये कहते हैं कि जो पैट होता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बोलते हैं इट इज कंप्यूटेड आफ्टर डिडक्टिंग करेंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स. तो करेंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को मिला के टैक्स एक्सपेंस बोला जाता है. उसको माइनस कर देते तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है. वो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, वही पफेस होता है. आप ये मान के चल सकते हो अगर कंपनी के बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ना हो तो पैट इज इक्वल टू पफेस. लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कंपनी का तो प्रेफरेंस डिविडेंड को भी माइनस करना पड़ता है. उसमें एक छोटा सा रूल है कि अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, नाम सुना होगा क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव. अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो हमेशा प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्ट होगा, चाहे कंपनी लॉस में ही क्यों ना हो. आप जानते हो कि लॉस के केसेस में कंपनी का प्रेफरेंस डिविडेंड उस साल देने की जरूरत नहीं पड़ती. क्यूमुलेटिव के केस में अगले साल फिर 2 साल का देना पड़ता है. लेकिन जब आप EPS निकालोगे और आपको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ रहेगा तो आपको माइनस करके ही EPS निकालना है, पफेस निकालना है. अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है तो तभी माइनस करिएगा व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड. सर नॉन क्यूमुलेटिव में तो डिक्लेयर तभी होगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, और अगर कंपनी को लॉस हुआ तो उसको तो डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं और अगले साल भी वो लैप्स हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो सर इसको ऐसे बोल दें क्या
कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड को हमेशा डिडक्ट करना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। ट्रू। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड तभी माइनस होगा जब कंपनी को प्रॉफिट हो। ट्रू, करेक्ट। इजी है ना, ऐसे बोलो ना, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा माइनस होगा, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड तभी माइनस होगा जब कंपनी डिक्लेयर करे डिविडेंड को। आगे, अगर कंपनी के P&L में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो, चाहे इनकम चाहे लॉस, मैं लॉटरी इनकम का बात करता हूं मान लो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो आपको 2 बार EPS निकालना होगा, एक बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के साथ और एक बार बिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के। मतलब लॉटरी इनकम को मिला के जितना पफेस आया वो एक बार ले लो और EPS निकाल लो, एक बार लॉटरी इनकम को PL से उड़ा दो और कितना पफेस आ रहा है निकाल लो और उसके हिसाब से EPS बना दो और बोलो EPS विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम 2 रुपया, EPS विदाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम 1 रुपया 70 पैसा। तो कहने का मतलब ये हुआ, इफ देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वी विल कंप्यूट 2 नंबर ऑफ पफेस, सो 2 नंबर ऑफ EPS। पफेस के कंप्यूटेशन में और कोई रूल नहीं है। अब हम लोग वानोस का कंप्यूटेशन करेंगे। आप जानते हो पफेस का कंप्यूटेशन पहले हो जाएगा, मान लो वो आया 4 लाख, फिर हम वानोस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कंप्यूट करेंगे, उसको यहां नीचे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, तब जो आएगा उसका नाम होगा बेसिक EPS। तो वानोस कैसे निकलता है? कहते हैं अगर डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, देन वानोस इज द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड विथ द टाइम वेइंग फैक्टर। अगर शुरू के साल जब शुरू हुआ मान लो 24-25, शुरू में 1 लाख शेयर था, फिर मिडिल में हमने 20,000 शेयर मान लो और इश्यू किया, तो 1 लाख शेयर 6 महीना तक आउटस्टैंडिंग था, 6 महीना, पहला 6 महीना, फिर बीच में 6 महीना बाद मतलब हमने 1,20,000 शेयर कर दिया, तो 1,20,000 शेयर 6 महीना आउटस्टैंडिंग रहा, तो 1 लाख को 6/12 से मल्टीप्लाई करना है और 1,20,000 को 6/12 से, मतलब आपको क्या करना है, 1 लाख और 1,20,000 का एवरेज निकालना है और वो एवरेज सिंपल एवरेज नहीं होगा, टाइम वेइंग फैक्टर से मल्टीप्लाइड होकर होगा। 6 मंथ करके होगा, 2 मंथ 10 मंथ करके होगा, 9 मंथ 3 मंथ करके होगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। अभी खाली आप डेफिनेशन सुनो। अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर है कंपनी के बैलेंस शीट में, तो नंबर ऑफ शेयर को जब आप टाइम वेइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वानोस आता है। एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लो कंपनी के फ्रेश इश्यू हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा एक बात और, अगर शुरू में 1 लाख, बीच में कोई चेंज नहीं, लास्ट में भी 1 लाख, तो पूरा साल भर सेम नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है, उस केस में वानोस इज इक्वल टू 1 लाख। पर अगर नंबर ऑफ शेयर चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो वानोस कंप्यूटेशन इज ट्रिकी, हम आपको सिखा रहे हैं। देखो मान लो फ्रेश इशू का एग्जांपल लेते हैं। 1/4 को कंपनी का 1 लाख शेयर था ओपनिंग में, 1/6 को कंपनी ने 60,000 शेयर नया इशू किया। तो अब आप ऐसे समझो कि 1 लाख शेयर सिर्फ 2 महीना तक अप्रैल और मई में आउटस्टैंडिंग था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ तक कंपनी का शेयर कैपिटल 1,60,000 हो गया था नंबर ऑफ शेयर का, बिकॉज वी आर कंप्यूटिंग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। तो 1 लाख को 2/12 से मल्टीप्लाई करो, 1,60,000 को 10/12 से मल्टीप्लाई करो, 12 टोटल होता है ना, 10 और 2 को वेट लेना है, टाइम वेइंग, टाइम है 2 महीना और 10 महीना, टोटल 12 महीना होगा। तो 1 लाख को 2/12 से मल्टीप्लाई करो, 160 को 10/12 से मिला दो, टोटल इज 1,50,000। ये 1,50,000 जो निकला ना, ये यहां पे डिवाइड हो जाएगा और 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 जो आएगा दैट इज योर EPS। कितना आ रहा है? 4 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 आ रहा है 2.67। ठीक है, तो अब आपको वानोस का मतलब समझ में आया कि अलग अलग शेयर्स अगर अलग अलग वक्त पे आउटस्टैंडिंग है तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर में नंबर ऑफ शेयर जो है उसको टाइम वेइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अब मान लो बाईबैक का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें कैसे वानोस निकलेगा? सेम तरीका है। मान लो ओपनिंग में कंपनी का 1,20,000 शेयर था, 1/7 को फ्रेश इश्यू हुआ 30,000, तो 1,20,000 शेयर कितना दिन तक रहा? अप्रैल, मई, जून। फिर जुलाई में 1,50,000 शेयर हो गया, वो कब तक रहा? क्योंकि बाईबैक हुआ 1/1/2023 को 12,000 शेयर का। तो आप ये समझो कि कुछ दिन तक कंपनी का 1,20,000 शेयर रहा,
फिर 150 हो गया और फिर 138 हो गया। बाईबैक में नंबर ऑफ शेयर गिर जाता है। तो 1,20,000 शेयर 3 महीना तक रहा, अप्रैल मई जून। फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1.5 लाख शेयर 6 महीना तक रहा। फिर 138 3 महीना तक रहा। 3/12 6/12 3/12 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 139,500 बिकम्स योर वानोस। इसी को पफेस से डिवाइड करना, पफेस डिवाइडेड बाय वानोस इज योर ईपीएस, बेसिक ईपीएस। अगर कंपनी का पार्टली पेड शेयर है तो आपको फ्रैक्शनल शेयर ट्रीट करना है। मतलब अगर सम बोला कि 1 लाख शेयर 10 ईच 6 पेड अप, तो आप बोलिए ओके 60,000 शेयर्स। आप बोलिए ये सब एक एक शेयर 0.6 शेयर के बराबर है, तो बोल दीजिए देयर आर 60,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो इसको फ्रैक्शनल शेयर की तरह ट्रीट करना है। अब आता है डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स। मान लो एक कंपनी की बैलेंस शीट में 2 क्लास ऑफ शेयर है, ए और बी। ए में 1 लाख शेयर है, बी में 1 लाख शेयर है। क्लास अलग क्यों है? इसको कंपनी डिविडेंड देती है, इसको कंपनी डिविडेंड देती है मान लो 1 रुपया, तो इसको देती है 1.2 रुपीज। सर क्यों? ऐसे करके इशू किया गया दोनों को। तो सर कैसे करें इस केस में? तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को सेम क्लास में ले आओ। तो सर 1 लाख इंटू 1 तो करेंगे तो 1 लाख ही होगा। ये जो 1 लाख शेयर को 1.2 डिविडेंड मिलेगा, तो इसको बोल देंगे 1,20,000 शेयर है, तो टोटल 2,20,000 शेयर हो गया। 2,20,000 शेयर को डिवाइड कर दो, माने पफेस डिवाइडेड बाय वानोस, तो अकॉर्डिंगली आपको ईपीएस मिल जाएगा। फिर सर दोनों का तो अलग अलग ईपीएस लेना होगा। हाँ, तो जो ये आपने दोनों को एक क्लास में डिवाइड किया ना, दोनों को ए बना दिया, एक तो ए था ही, बी को भी आपने ए बना दिया। बाद में बी का ईपीएस अगर निकालना होगा तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। सर इसको एग्जांपल देकर सिखाइए। आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो कंपनी का पफेस आया, पूरा एग्जांपल कंप्लीट, कंपनी का पफेस आया 4 लाख। कंपनी के पास 2 क्लास ऑफ शेयर है, ए और बी, दोनों इक्विटी शेयर है। ए 1 लाख, बी 2 लाख कर देता हूं। ए को अगर x डिविडेंड मिलता है तो बी को मिलता है मान लो 1.2x। इसको 5 रुपया मिलेगा तो इसको 6 रुपीज, इसको 4 मिलेगा तो इसको 4.80, इसको 1 रुपया मिलेगा तो इसको 1 रुपया 20 पैसा। तो सर अब करना क्या है? दोनों को सेम क्लास में ले आओ। अगर ये 2 लाख शेयर को 1 रुपया 20 पैसा डिविडेंड मिलेगा तो 2 लाख इंटू 1.2, इसको बोलो दिस इज 2,40,000 शेयर। और ये तो 1 लाख का 1 रुपया डिविडेंड ही मिल रहा है, एक्स ही मिल रहा है, तो इसको बोलो दिस इज 1 लाख। तो हम क्लास ए जैसा था वैसा छोड़ दिए, क्लास बी शेयर को क्लास ए के जैसा बना दिए। क्योंकि 2 लाख शेयर को 1.2 टाइम डिविडेंड मिलेगा, तो हम इसको बोले दे आर 2,40,000 शेयर एज क्लास ए। बी क्लास का 2 लाख शेयर इज इक्वल टू या इज इक्विवेलेंट टू 2,40,000 शेयर ऑफ क्लास ए। तो सब मिला दिया तो 3,40,000 शेयर हो गया। अब 4 लाख डिवाइडेड बाई, अगर मैं ईपीएस निकालूं तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 340 निकल जाएगा और आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाई 340 1.176। ये जो 1.176 आया ना बेटा, ये क्लास ए का ईपीएस है। क्योंकि मैंने बी को भी ए बना दिया था, बी का 2 लाख शेयर को मैंने 2 लाख नहीं बोला, 2,40 बोला। तो सर फिर क्लास बी का ईपीएस कैसे निकालोगे? 1.176 इंटू 1.2, ये लोग 1.2 टाइम वेटेज रखता है ना, तो 1.176 इंटू 1.2, तो 1.4112 आ जाएगा क्लास बी का ईपीएस। ओ सर दोनों नंबर ऑफ शेयर को इक्विवेलेंट कर लिया जाए, एक क्लास में कन्वर्ट कर लिया जाए, उसका ईपीएस निकाल लिया जाए, फिर बी क्लास का ईपीएस निकालने के लिए उसका जो डिविडेंड का राइट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। आंसर इज करेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू से एक्सप्लेन कर दिए, बाकी हर केस आपको एग्जाम्पल के थ्रू से एक्सप्लेन किया जाएगा, और जब आप सम्स करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं एक बार रीड करता हूं। डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स, in accordance with their dividend rights, we convert them into same class and find vanos. EPS will be found out. Thereafter, EPS of different class will be worked out.
अगर डिफरेंट डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू का शेयर रहा, सेम तरीका यूज करना है, एकदम सेम, जो अभी आपने डिफरेंट क्लास का किया वही तरीका डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू का भी होगा। सर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, बार बार मत मांगना। मान लीजिए 1 लाख शेयर 10 रुपीज वाला है, फुली पेड। 4 लाख शेयर 5 रुपीज वाला है, फुली पेड। दोनों को 10 रुपीज वाला बना दो, इस क्लास में ले आओ दोनों को, तो ये तो 1 लाख ही रहेगा। ये जो 4 लाख है इंटू 5/10, मतलब इसको 0.5 शेयर मान लो, तो 2 लाख हो गया। टोटल नंबर ऑफ शेयर 3 लाख हो गया। ईपीएस निकाल लो, वो 3 लाख तो 10 रुपीज नॉमिनल वैल्यू वाला निकला ना, उसका ईपीएस निकाल लो। मान लो टोटल प्रॉफिट कंपनी का 6 लाख है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, 2 रुपया ईपीएस आया। 2 रुपया इस क्लास का आया 10 रुपीज वाले का, तो 5 रुपीज वाले का ईपीएस 1 रुपीज आ जाएगा। तो जो तरीका डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर का होता है, वही तरीका डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू का भी होता है। अगला पैरा है कि अगर बोनस शेयर कंपनी इशू करती है तो हम लोग वानोस और ईपीएस कैसे निकालते हैं। रूल सुनना, क्योंकि बोनस शेयर बिना कंसिडरेशन के इशू होता है, कंपनी के पास पैसा नहीं आता, फ्री में नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है, नो इंक्रीज इन रिसोर्सेस। तो एज 20 कहता है ऐसे ही मान लो कि बोनस बिगिनिंग वाले दिन इशू हुआ था, शुरू में ही बोनस इशू हो गया था, एंड प्रीसीडिंग ईयर के ईपीएस को भी रीस्टेट करना पड़ेगा, पिछला बार का ही, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा इस साल में, तो पिछला साल का तो नंबर ऑफ शेयर कम रिपोर्ट हुआ था। आप तो करंट ईयर प्रीसीडिंग ईयर दोनों ईपीएस रिपोर्ट करोगे ना, 2 पीएल बनता है ना, आपको मालूम होगा कॉर्पोरेट में शेड्यूल 3 में, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर के ईपीएस को भी रीस्टेट करना पड़ता है फॉर कंपेरेटिव पर्पसेस। कैसे, इस एग्जांपल में देखो। मान लो 2021 का नेट प्रॉफिट 18 लाख, 2022 में 60 लाख। टिल 30th ऑफ सितंबर 2022, ध्यान दो करेंट ईयर का 2022 वाला जो करेंट ईयर है उसमें 20 लाख शेयर था टिल, फिर बोनस इश्यू हुआ 2 फॉर एवरीवन इन सितंबर 2022। तो बोला कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर दोनों साल का। तो 2021 में तो बोनस था नहीं, उस वक्त नंबर ऑफ शेयर कितना था, 20 लाख, प्रॉफिट था 18 लाख, तो 18 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख करोगे अगर, तो ईपीएस आएगा 90 पैसा। ये 2021 का ईपीएस है, इसमें बोनस नहीं है, ये आप दिखा दिए 2021 में। अब 2022 में 60 लाख का प्रॉफिट है, नंबर ऑफ शेयर 20 लाख शुरू में था, बाद में 2 बोनस दिया यानी 40 लाख बोनस हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गए 60 लाख। बोनस में कब इशू हुआ वो मीनिंगलेस होता है, टाइम को कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि पैसे आते नहीं है तो टाइम वेइंग करने का कोई मतलब नहीं होता। तो आप 60 लाख नंबर ऑफ शेयर समझ लीजिए, अब 60 लाख ही प्रॉफिट है, 60 लाख ही नंबर ऑफ शेयर है, तो 1 रुपया का ईपीएस हो गया। तो अपना 2021 का ईपीएस आया था 90 पैसा, 2022 का ईपीएस आया 1 रुपया। ये देखो 2021 90 पैसा, 2022 1 रुपया। अब प्रॉब्लम क्या है, 2021 जो है ना वो तो 20 लाख नंबर ऑफ शेयर लेके निकाला हुआ है, उस वक्त तो 20 लाख शेयर था, और 2022 में 60 लाख शेयर लेकर के निकाला हुआ है, बोनस का इंपैक्ट आ गया। तो इंस्टीट्यूट ने बोला प्रीसीडिंग ईयर का ईपीएस इसके साथ कंपेरेबल नहीं है। अपने खाली 1 रुपया माने 90 पैसा के कंपैरिजन में 1 रुपया नहीं कमाए, बहुत बेसी कमाए। पहले 18 लाख कमाए थे, अभी 60 लाख कमाए हैं, तो इतना सा खाली ईपीएस नहीं बढ़ा है। तो उन्होंने बोला कि जो प्रीसीडिंग ईयर का ईपीएस जो 90 पैसा आपने निकाला था उसको रीस्टेट करके करंट ईयर में दिखाना होगा। तो सर कैसे रीस्टेट करेंगे, इसी 18 लाख को 60 लाख से डिवाइड करके, जो 18 लाख का प्रॉफिट है बोनस इंक्लूड कर लो। तो सर पिछला साल में तो बोनस था नहीं, अरे मालूम है नहीं था, पर करंट ईयर में तो बोनस आया ना, और बोनस तो फ्री में आता है ना, बिना पैसा के आता है ना, तो वो करंट ईयर का ईपीएस को अगर गिरा दिया तो प्रीसीडिंग ईयर का ईपीएस बिकम्स नॉन कंपेरेबल। तो प्रीसीडिंग ईयर का ईपीएस को रीस्टेट करके 30 पैसा पे लाना पड़ेगा। तो सर इसको दिखाएंगे कैसे, जब हम पिछला साल का फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे
तो हम खाली 2021 का ईपीएस 90 पैसा दिखाए थे। अब जब इस साल हम पीएल बनाएंगे तो 2022 का पीएल और 2021 का पीएल दोनों दिखाते हैं ना, करंट ईयर प्रीसीडिंग ईयर। 2022 का ईपीएस मेरा होगा 1 रुपीस और 2021 का होगा 0.30। सच पूछो तो अपना प्रॉफिट इतना बढ़ा है, 18 लाख से 60 लाख हो गया है। अगर मैं यहां पे ईपीएस 90 पैसा लिखता हूं कंपैरिजन वाला पीएल में तो रॉन्ग हो जाता है। अब आपको समझ में आया क्या क्या करना है, एक बार रिपीट करवा दो। सर बोनस में टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं देना। 2, नंबर ऑफ शेयर को बिगिनिंग से बढ़ा देना है। 3, पिछला साल का ईपीएस को भी बोनस के हिसाब से रीस्टेट कर देना है। करेक्ट। नाउ कम्स द टॉपिक ऑफ राइट इश्यू। राइट इश्यू का मतलब क्या होता है कि हम लोग शेयर होल्डर को थोड़ा सा कम दाम में शेयर देते हैं, पर फ्री में नहीं देते। पर कम दाम में अगर दे रहे हैं तो थोड़ा सा तो फ्री एलिमेंट भी हुआ ना, उसमें पैसा ले रहे हैं पर पूरा पैसा तो नहीं ले रहे हैं। जैसे मान लो आप कोई दुकान में सामान खरीदने गए, एक सामान 40 रुपया का हुआ तो 5 सामान 200 रुपया का हुआ। अब अगर उसने आपको बोला कोई बात नहीं, आप 5 सामान 160 रुपया में ले जाओ, तो वर्चुअली तो वो 4 सामान का पैसा लिया, एक सामान तो फ्री में दिया ना। तो राइट में वैसा ही होता है, क्योंकि राइट थोड़ा सस्ता दाम में होता है तो उसमें थोड़ा सा बोनस एलिमेंट होता है। तो इस केस में वानोस का जो कंप्यूटेशन है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और आईसीआई ने क्या बोला ढंग से सुनो। उन्होंने सबसे पहले बोला कि जो राइट होगा आप पहले थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस निकाल लो। अगर आपको थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे निकलता है नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं। कम राइट प्राइस जो होता है, राइट के पहले वाला मार्केट प्राइस, और जो ऑफर प्राइस होता है जितना में राइट ऑफर हो रहा है, उन दोनों का वेटेड एवरेज को थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस बोलते हैं। हम एग्जांपल से दिखा देंगे, आपको टेंशन मत लेना। तो फर्स्ट स्टेप इज टू कंप्यूट द थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस विच इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ कम राइट प्राइस एंड ऑफर प्राइस। इससे आपको एक्स राइट प्राइस मिल जाएगा। फिर आप क्या करो, एक एडजस्टमेंट फैक्टर बोल के फिगर निकालो विच इज नथिंग बट कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय एक्स राइट प्राइस। एंड उसके बाद ये जो भी एडजस्टमेंट फैक्टर आया इसको मल्टीप्लाई करो विथ नंबर ऑफ शेयर्स फॉर ऑल द पीरियड्स प्रायर टू राइट इश्यू। तो जैसे आप करते हो ना 1 लाख इंटू 5/12 प्लस 1,60,000 इंटू 7/12, तो राइट के पहले जितना भी पीरियड है, मान लो 5 महीना राइट के पहले का है, तो राइट के पहले का जितना भी पीरियड है उसमें आप इस एडजस्टमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा कर देने से वानोस निकल जाएगा। और क्योंकि इसके अंदर बोनस एलिमेंट है तो पिछला साल का ईपीएस को भी अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट फैक्टर के हिसाब से रीस्टेट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं आइए मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाता हूं। मान लो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 11 लाख, करंट ईयर का प्रॉफिट 15 लाख। राइट के पहले 5 लाख शेयर था, राइट इश्यू 15 रुपया में हुआ। 1 मार्च को राइट एक्सरसाइज करना था, राइट इश्यू मिला 1 फॉर एवरी 5, तो 5 लाख पे 1 लाख राइट इश्यू हुआ। और राइट इश्यू के पहले कंपनी के शेयर का दाम 21 रुपया था। आपको बोला बेसिक ईपीएस निकाल के दो, तो आपको ये जो 21 रुपीज है ना बेटा, इसी को बोला जाएगा कम राइट प्राइस। राइट के पहले मार्केट की प्राइस को कम राइट प्राइस बोलते हैं, आप जानते होंगे। ऑफर हमने किया 15 रुपीज में, ये रहा 15 रुपीज राइट इश्यू प्राइस। इन दोनों का एवरेज, बट प्लीज नो सिंपल एवरेज। आप 21 प्लस 15 36 डिवाइडेड बाई 2 मत बोल देना। तो सर कैसे बोलेंगे? जिनके पास 5 शेयर 21 रुपीज वाला था उनको 1 शेयर 15 रुपया में मिला। फिर से, जिनके पास 5 शेयर 21 वाला था उनको 1 शेयर 15 रुपया में मिला। तो 5 और 1 को वेट ले लो और 21 और 15 का एवरेज निकाल लो। दैट इज कॉल्ड एक्स राइट प्राइस। हम लोग स्टॉक मार्केट में ऐसा ही करते हैं। तो सर कैसे निकलेगा?
एक्स राइट प्राइस इज इक्वल टू 21 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 दैट इज 6। मैं नेक्स्ट पेज में दिखाता हूं। ये देखो थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस जो निकला 20। अब आप बोलोगे सर पिछला साल का ईपीएस भी तो मांगा है, तो पिछला साल में तो राइट था ही नहीं, तो 11 लाख वाज दी प्रॉफिट, 5 लाख वाज दी नंबर ऑफ शेयर। मैं पेज चेंज करता हूं, 11 लाख बाई 5 लाख, 2 रुपया 20 पैसा इज दी ईपीएस ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हम पीएल बना चुके हैं, ईपीएस दिखा चुके हैं। अब आया करेंट ईयर, तो करेंट ईयर में सबसे पहले आपको थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालना है, निकल गया। फिर आपको एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है विच इज नथिंग बट 21 डिवाइडेड बाई 20, यही वाला 21 और ये वाला 20। दिस बिकेम 1.05 या दिस केम आउट 1.05। अब क्या करना है, अब आप वानोस निकालोगे। तो शुरू में कंपनी का 5 लाख शेयर था, फिर 6 लाख हो गया। 5 लाख ओरिजिनल था, 1 लाख राइट ऑफर हुआ तो 6 लाख हो गया। 5 लाख शेयर 2 महीना था, जनवरी फरवरी खाली, क्योंकि ये जनवरी से दिसंबर वाला साल था, मार्च में राइट इशू हो गया था। और 6 लाख शेयर 10 महीना जिंदा था। तो ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है ना बेटा 1.05, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ द नंबर ऑफ शेयर फॉर पीरियड प्रायर टू राइट इशू। राइट इशू के पहले 2 ही महीना है, बिकॉज ये जो 10 महीना ये राइट के बाद का है, तो राइट के बाद वाला पीरियड में एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होगा, राइट के पहले वाला पीरियड में होगा। तो 5 लाख इंटू 2/12 इंटू 1.05 या 5 लाख इंटू 1.05 इंटू 2/12, ये एक्स्ट्रा करना पड़ता है व्हेन देयर इज राइट इशू। बस इतना सा एक्स्ट्रा, बाकी सब नॉर्मल। तो आंसर आया 587,500। प्रॉफिट था 15 लाख, नंबर ऑफ शेयर 588, 587,500, ईपीएस आ गया 2.55। तो सर ये जो 2.55 ईपीएस है ये इस साल दिखाना है, प्लस पिछला साल का ईपीएस जो 2 रुपया 20 पैसा आया था, इसको भी रीस्टेट करेंगे। कैसे? टाइम वेइंग फैक्टर को 5 लाख से मल्टीप्लाई करके। कैसे? ये देखो 11 लाख सेम 11 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 1.05, बिकॉज राइट इशू के पहले का सारा पीरियड पिछला साल भी मल्टीप्लाई करके ईपीएस निकलेगा, एंड दैट ईपीएस बिकेम 2.095। ये 2.095 कंपेरेटिव वाला जो सेकंड वाला पीएल होता है, करंट ईयर प्रीवियस वाले में 2.095 दिखाना है। जहां पे 2.55 दिखाओगे करंट ईयर के कॉलम में, प्रीवियस ईयर के कॉलम में 2.095 दिखाना है। $2.095 दिखाना है, 2.20 नहीं दिखाना है। ओके, सो विद दिस राइट इशू कंप्लीट होता है। अब आइए बाई बैक अबव करेंट मार्केट प्राइस। आप जानते हैं बाई बैक क्या होता है, आपके सिलेबस में है। तो बाई बैक राइट के जैसा ही होता है। राइट में शेयर होल्डर को सस्ता में शेयर देते हैं, बाई बैक में शेयर होल्डर से थोड़ा महंगा में शेयर खरीद लेते हैं। दोनों ही केस में शेयर होल्डर को फायदा है, कंपनी को नुकसान है। तो बाई बैक अगर मार्केट प्राइस से ऊंचा दाम में होता है, जो कि नॉर्मली होता है, तो उसमें भी राइट के जैसा ही पूरा कंप्यूटेशन होता है, एकदम सेम टू सेम। ओके, सो खाली एक तो एग्जांपल दे देंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर बाईबैक नॉर्मल मार्केट प्राइस में हुआ तो कुछ नहीं, सिंपल जो नंबर ऑफ शेयर ऐड करना लेस करना, जो आपको शुरू में इशू और बाईबैक नहीं कराए थे क्या। अगर राइट इशू भी करंट मार्केट प्राइस पे ही हुआ, राइट इशू भी करंट मार्केट प्राइस पे ही हुआ, तो थोड़ी आपको एक्स राइट प्राइस वगैरह वगैरह निकालना पड़ेगा। राइट इशू सस्ता में होता है बोल के वो थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस, एडजस्टमेंट फैक्टर, मल्टीप्लाइड द एडजस्टमेंट फैक्टर विद द नंबर ऑफ शेयर प्रायर टू राइट इशू, वो सब तो तभी करना पड़ता है बिकॉज दिट इज राइट इशू, सस्ता में इशू। सिमिलरली अगर बाईबैक मार्केट प्राइस से ऊपर में होता है तो कैलकुलेशन राइट इशू के जैसा ही होता है। आइए दिखाता हूं। एक कंपनी है केके लिमिटेड, बाजार में दाम 22 रुपीज है, कंपनी ने बाईबैक किया 25 रुपीज में, तो 22 रुपया मार्केट में दाम था, 25 रुपये में बाईबैक कर रहे हो तो शेयर होल्डर को तो फ्री में ज्यादा पैसा दे रहे हो ना। डिटेल देखो, लास्ट ईयर कंपनी का 6 लाख का प्रॉफिट था, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर था, ईपीएस लास्ट ईयर 6 रुपया था।
इस बार कंपनी का प्रॉफिट 8 लाख है, शुरू में 1 लाख शेयर था, 4000 बाईबैक हुआ सितंबर में, 96,000 लास्ट में शेयर है। तो कुछ दिनों तक कंपनी का 1 लाख शेयर था, फिर कुछ दिन 96,000 है। कितना दिन 1 लाख शेयर था? जनवरी से लेकर के, जनवरी वाला साल है तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 9 मंथ तक 1 लाख शेयर था, फिर 96,000 हो गया था। बाईबैक में शेयर कम हो जाता है। तो सर करना क्या इस साल? पिछला साल का तो ईपीएस 6 रुपया आ गया, समझ गए। करना क्या इस साल? पहले थियोरिटिकल एक्स बाईबैक प्राइस निकालो। कैसे? 1 लाख इंटू 22 माइनस 4,000 इंटू 25 वेटेड एवरेज डिवाइडेड बाय 1 लाख माइनस 4,000। सर राइट इशू में तो प्लस प्लस कर रहे थे क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ रहा था, बाईबैक में माइनस माइनस करना पड़ेगा बिकॉज नंबर ऑफ शेयर गिर रहा है। एक्स बाईबैक प्राइस निकला 21.875। फिर एडजस्टमेंट फैक्टर, कम बाईबैक प्राइस डिवाइडेड बाय एक्स बाईबैक प्राइस निकला 1.00571। फिर 1 लाख जो प्री बाईबैक नंबर ऑफ शेयर था उसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए, पोस्ट बाईबैक नंबर ऑफ शेयर के साथ मल्टीप्लाई नहीं किए। पूरा राइट इशू के जैसा नंबर ऑफ शेयर निकला 99428। प्रॉफिट क्योंकि 8 लाख था, 99428 से डिवाइड किए, ईपीएस आया 8.046। पिछला साल का ईपीएस 6 रुपया था ही, लेकिन इस ईपीएस को करेंट ईयर में रीस्टेट करना पड़ेगा। कैसे? सेम तरीका, 6 लाख तो है ही, 1 लाख को एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईपीएस बिकेम 5.966। अब अगर आपको क्लोज करने बोले कि कौन सा 3 ठो ईपीएस आ गया, कौन सा कहां दिखाएंगे, कब? जब हम लास्ट ईयर का पीएल बनाए थे तो हम 6 रुपया ईपीएस दिखाए थे। जब हम इस साल का पीएल बनाएंगे तो करेंट ईयर प्रीवियस ईयर 2 कॉलम बनेगा। करेंट ईयर में 8.046, प्रीसीडिंग ईयर में 5.966। इज इट ओके? से यस। गुड। अब आया आज का आखिरी डिस्कशन। अगर अमलगमेशन होता है और कंपनी नया शेयर इशू करता है वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को, आपको मालूम है अमलगमेशन 2 तरह का होता है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अगर मर्जर वाला अमलगमेशन है तो क्या क्या करना है, ध्यान दो। 1, मर्जर का डेट को इग्नोर कर दो। 2, मर्जर में जितना भी शेयर वेंडर कंपनी को इशू हुआ उसको हमारा नंबर ऑफ शेयर के साथ ऐड कर दो विदाउट कंसीडरिंग टाइम वेइंग फैक्टर। 3, वेंडर का पूरे 12 महीना का प्रॉफिट इग्नोरिंग द डेट, पूरे इस साल का 12 महीना का प्रॉफिट अपने प्रॉफिट के साथ ऐड कर दो। मतलब कुल मिला के ऐसा बिहेव करो कि मर्जर फर्स्ट डेट में हो गया था, हम शेयर फर्स्ट डेट में इशू कर दिए थे, हम लोगों को मर्जर का डेट से मतलब ही नहीं है। ओके, मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा, दोनों का एग्जांपल एक साथ लेंगे। सर अगर परचेज वाला अमलगमेशन हुआ तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, डेट को इज्जत देना है। 2, जिस दिन नया शेयर हम वेंडर कंपनी को इशू किए वो शेयर उसी दिन से टाइम वेइंग फैक्टर के हिसाब से ऐड हो जाएगा नया इशू की तरह। 3, वेंडर कंपनी का प्रॉफिट जो हम लोग अमलगमेशन के डेट के बाद अर्न किए हैं उसी प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट में ऐड करेंगे। मतलब डेट को इज्जत देते हुए जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन होता है वैसा करेंगे। आइए मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूं। ए बी 2 कंपनी है, अमलगमेशन हुआ। ए इशूड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वैल्यूएशन। सो ए इज द परचेजिंग कंपनी। ए का नंबर ऑफ शेयर था 500, बी का 200। नंबर ऑफ शेयर है ये इन लैक्स। ए का मार्केट प्राइस 120, बी का मार्केट प्राइस 30 रुपया, अग्रीड वैल्यू फॉर एक्विजिशन। तो मतलब बी के हर 4 शेयर के बदले ए अपना 1 शेयर देगा। बी का शेयर वी के 30 रुपया वाला है, ए का 120 वाला है, तो एवरी 4 शेयर विल गेट 1 शेयर। तो 200 शेयर को हम लोगों को 50 शेयर देना पड़ेगा, 1 फॉर एवरी 4। जानते होंगे ये सब चीज आप। डेट ऑफ अमलगमेशन 1/10/2001 को हुआ है, मिडिल ऑफ द ईयर। अप्रैल से मार्च का साल है, अक्टूबर मिडिल है। मर्जर अगर अमलगमेशन मर्जर वाला हुआ तो ये डेट इरेलेवेंट हो जाएगा, परचेज वाला हुआ डेट रेलेवेंट हो जाएगा। देखना
ए का पूरे साल का प्रॉफिट 1200, बी का पहला 6 महीना का प्रॉफिट 150, आखिरी 6 महीना का प्रॉफिट 20, टोटल प्रॉफिट 350। करना क्या है, उन्होंने बोला फाइंड ईपीएस इफ इट इज इन द नेचर ऑफ परचेज एंड इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर मर्जर वाला हुआ तो मैंने बोला डेट भूल जाओ, भूल गए। प्रॉफिट पूरा ले लो, ये मान लो शुरू में ही मर्जर हो गया, शुरू में ही डेट भूल जाओ, तो उसका 350 का प्रॉफिट है, मेरा 1200 का प्रॉफिट है, बोल दो 1550 का प्रॉफिट। मर्जर हो गया ना, मिल गए। और नंबर ऑफ शेयर, मेरा 500 शेयर पहले से था, उसको 50 और दे दिए, तो टोटल 550। सर मिडिल ऑफ द ईयर में दिए, ईयर भूल जाओ, मिडिल भूल जाओ, डेट भूल जाओ। 1550 डिवाइडेड बाई 550 इज द ईपीएस मर्जर के केस में, इग्नोरिंग द डेट, एज्यूमिंग दैट बिगिनिंग में ही मर्जर हो गया था, तो ईपीएस बिकेम 2.82। मैं सोल्यूशन दिखाता हूं, बोर्ड पे देखो, ये तो परचेज वाला है, मर्जर वाला देखो। नंबर 550, प्रॉफिट 1550, ईपीएस 2.818, 2.82 मैंने बोला। सर अगर परचेज हुआ तो, परचेज अगर हुआ, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, थैंक यू। परचेज अगर हुआ तो वेंडर कंपनी का वही प्रॉफिट लेना है जो हमारे अमलगमेशन के बाद उसने हमारे लिए कमाया। तो सर उसने तो 200 खाली कमाया हमारे लिए, 150 तो पहले कमा चुका था। यस, ये 150 हम लोग नहीं यूज करेंगे। तो सर हमारा 1200 और उसका 200, 1400। यस, प्रॉफिट वी विल टेक ओनली आफ्टर दैट कंपनी अर्नड फॉर अस इन अमलगमेशन या आफ्टर अमलगमेशन, खाली 200 प्रॉफिट लेंगे। और सर नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे? 500 शेयर 6 महीना तक था मेरा बैलेंस शीट में, फिर 550 शेयर और 6 महीना था, तो सर ये तो पूरा फ्रेश इशू के जैसा कर दिया आप। यस, अमलगमेशन में परचेज में फ्रेश इशू होता है और नया प्रॉफिट आता है। तो नया प्रॉफिट 200 आया तो 1400 हो गया, नंबर ऑफ शेयर ऐसे करके निकला तो इट बिकेम 525। तो 1400 डिवाइडेड बाय 525, 2.67 इज द ईपीएस। मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूं, बोर्ड पे देखो। वानोस 500 इंटू 6/12, फिर नया, माने प्रॉपर टाइम वेइंग फैक्टर कंसीडर करना है 525। ये 200 वालों को जो 50 शेयर दिए थे उसका वर्किंग है, एक्सचेंज रेशियो 1/4 था, तो वो मैं आपको पहले ही बता दिया था। पफेस में 1200 मेरा था, 200 वो कमाया मेरे लिए, मेरा अमलगमेशन के बाद, तो 1400, ईपीएस 2.667। तो एक लाइन में आंसर दूं तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में डेट इंपॉर्टेंट है, मर्जर में डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। सो विद दिस हम लोगों का बेसिक अर्निंग पर शेयर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। मैं एक बार अगर रिवीजन के लिए बोलूं तो हम लोगों ने क्या क्या किया। हमने पहले बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला सीखा। क्या था बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला? पफेस बाई वानोस। फिर हमने सीखा पफेस कैसे निकालते हैं, फिर हमने सीखा वानोस कैसे निकालते हैं, और वानोस जब निकालना सीखे तो टाइम वेइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट सीखे, फ्रेश इश्यू में बढ़ता हुआ देखे शेयर को, बाईबैक में गिरता हुआ, पार्टली पेड में फ्रैक्शनल शेयर, डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर में उसको सेम क्लास में ला के, डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू में सेम नॉमिनल वैल्यू में ला के, बोनस शेयर में फ्री टाइम को इग्नोर करता हुआ, ईपीएस को गिराता हुआ, राइट इशू में अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर परचेज के केसेस में, अलग अलग केसेस में कैसे वानोस निकलता है, वी लर्नड दैट, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। दिस इज पार्ट 1 ऑफ AS 20। थैंक यू।